चलो तो पहला स्टेप देख चुके हैं, अब सेकेंड स्टेप की बारी है। तो सेकेंड जो स्टेप है, यहाँ देखो, तो अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन चुका है। तो अब हमें उसे कन्वर्ट करना है एक नए केमिकल के अंदर, और उसका नाम है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का सिंपली फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, कोई नया फॉस्फोरस ऐड नहीं करना, हमें सिर्फ ग्लूकोज का फ्रुक्टोज बना देना है। तो देखो यहाँ पर कोई चेंज नहीं, कार्बन नंबर में कोई चेंज नहीं, फॉस्फोरस का अटैचमेंट जिस कार्बन से वहां कोई चेंज नहीं, नया कोई फॉस्फोरस ऐड भी नहीं करना है। सिंपली इस प्रोसेस में हम ग्लूकोज नाम के आइसोमर को फ्रुक्टोज नाम के आइसोमर में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमर है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला कॉमन है, C6H12O6। इनके फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग होते हैं और इनका स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है वो अलग है। आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो अलग होगा, बाकी आप देखेंगे तो C6H12O6 हम फॉर्मूला यही लिखते हैं, स्ट्रक्चर दोनों का अलग है। आप केमिस्ट्री के सर से पूछ सकते हैं किस तरीके से ग्लूकोज एल्डिहाइड शुगर है और फ्रुक्टोज में क्या डिफरेंस है, वो कीटोन शुगर है कि क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से अलग है। बाकी दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, C6H12O6। इसी रीजन से हम ये कहते हैं कि जिसका फॉर्मूला एक है और स्ट्रक्चर अलग है उसे हम एक दूसरे के आइसोमर कहते हैं। क्योंकि ग्लूकोज अपने ही आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए प्रोसेस का नाम ऐसा लिखा है, आइसोमराइजेशन। ग्लूकोज देन आइसोमराइजेस, मतलब प्रोसेस को ऐसा लिखा कि ग्लूकोज अपने आइसोमर में कन्वर्ट होता है और सीधा सिंपली कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, जिसमें जो एंजाइम काम करता है वो फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज है। नाम में भी मीनिंग है, फॉस्फोग्लूको इसलिए क्योंकि ग्लूकोज के साथ फॉस्फोरस लगा है और वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए आइसोमरेज। अब हम पहुंच चुके हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट तक। अब हम उसे वापस से एक और स्टेप में ले जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमर है, इसलिए सारे स्टेप यहाँ से लेके यहाँ तक के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के लिए सेम होगी। फ्रुक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ये सब कुछ कर सकता है, या ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होके ये पूरी प्रोसेस को कर सकता है। ये जो भी स्टेप है मेटाबॉलिज्म के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के लिए सेम है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। इसलिए फ्रुक्टोज भी चाहे तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, और ग्लूकोज चाहे तो वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। इसके साथ साथ आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ ग्लूकोज की जगह फ्रुक्टोज की जगह आप ग्लूकोज भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर चाहे ग्लूकोज तो ग्लूकोज 1,6 बिस्फोस्फेट भी बन सकता है। जहां ग्लूकोज लिखा है वहां फ्रुक्टोज आ सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। ये सारे स्टेप मेटाबॉलिज्म में अगर आप देखें तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के लिए ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, जिसका रीजन दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। इसके बाद हमें एक और फॉस्फोरस की जरूरत है पूरी प्रोसेस को करने के लिए। तो यहाँ पर दो प्रोसेस को थियरी में एक ही साथ समझाया, पर हम अलग अलग देखते हैं। हमारे पास एक सिंगल फॉस्फोरस है फिलहाल, और जैसे हम जानते हैं कि वो छठे नंबर पे चिपका है, एक और एटीपी की हमें जरूरत पड़ेगी। वो एटीपी अपना फॉस्फोरस निकाल के देगा, और ये फॉस्फोरस इस बार हम पहले नंबर पे चिपका देंगे, और ऐसा होगा तो वो एटीपी अपने एक फॉस्फोरस को लूज करके डाइफॉस्फेट बन जाएगा। क्योंकि वो ट्राई था तब उसके पास 3 फॉस्फोरस थे, पर 3 में से एक फॉस्फोरस उसने अपना यहाँ दे दिया, और जो बचे हुए 2 थे वो यहाँ गए, इसलिए एटीपी खुद एडीपी बन गया, और उसका 3 फॉस्फोरस जो थे उसमें से उसका एक फॉस्फोरस चला गया फ्रुक्टोज के पास। तो फ्रुक्टोज के पास ऑलरेडी छठे नंबर पे तो फॉस्फोरस था, अब नया वाला जो फॉस्फोरस ऐड हुआ वो पहले नंबर पे हुआ। तो अल्टीमेटली आप अगर देखेंगे तो क्या बना, तो ये मटेरियल का नाम फ्रुक्टोज है, पर उसके पहले और छठे नंबर पे, तो फर्स्ट एंड 6 नंबर पे क्या है, टोटल 2 फॉस्फोरस है, ये पहला और ये दूसरा, इसलिए हमने लिखा बाइफॉस्फेट। 2 फॉस्फोरस पर कहा आपको लोकेशन बताना होगा, 1 and 6
पहले और छठे कार्बन पे, किसके? तो के फ्रुक्टोज के। तो इस तरीके से यहाँ पर बन गया फ्रुक्टोज 616 बाइफॉस्फेट। अब यहाँ तक की जो पूरी प्रोसेस थी, आप देख रहे हैं कि फॉस्फोरस के एडिंग की थी, और फॉस्फोरस का एडिंग मतलब आप जानते हैं कि उसे हम क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन, एडिंग ऑफ फॉस्फोरस। आप क्लियर कर देख रहे हैं कि फॉस्फोरस ऐड, और पहले एक ऐड हुआ, उसके बाद ये दूसरा ऐड हुआ। अब भी बात पूरी नहीं हुई, अभी और फॉस्फोरस भी हमें ऐड करने, पर वो नए फॉस्फोरस ऐड करने से पहले हम एक काम करते हैं कि इस बड़े से मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं। तो अब हमारा काम ये होगा कि ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास है वो 6 कार्बन का है, और वो 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है उसे अब हमें तोड़ना पड़ेगा। इसे सिंपली कैसे तोड़ेंगे? देखो, आपको ऐसे याद रखना है कि मैंने उसे एकदम बीचों बीच से काट दिया। अगर मैं इसे बीचों बीच से काट दूंगा तो क्या होगा? तो ऐसा हो जाएगा, और ये फ्रेगमेंट जो है वो ये रहा। 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो ये पहला पार्ट जो आपको यहाँ दिखाया है, देखिए उसके फर्स्ट कार्बन के ऊपर फॉस्फोरस है जैसे यहाँ है, और उसका जो सेकेंड हाफ पार्ट है ये जो टूटा वो यहाँ रहा। पर अब वो 4, 5, 6 नहीं हो गए, क्योंकि अब वो अलग केमिकल बन गए हैं, वो पूरा टुकड़ा या फ्रेगमेंट अलग हो गया है, इसलिए उसके पहले कार्बन को हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नाम देंगे। जो 4, 5 और 6 कार्बन थे फ्रुक्टोज के, अब वो नए जो केमिकल बने, उन नए केमिकल में उनका नाम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हो गया है। और ये ठीक दिख रहा है कि लास्ट फॉस्फोरस लास्ट कार्बन पे था, यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से लास्ट पे है। अल्टीमेटली सिंपली आपको ये पता चला कि इसे मैंने बीच में से तोड़ा तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल बन गए। तो ये 6 कार्बन की शुगर थी, जिसको हेक्सोज शुगर कह सकते हैं। और ये देखो 3 कार्बन की शुगर बनी, ये भी 3 कार्बन की शुगर है, ये भी 3 कार्बन की शुगर है। दोनों 3-3 कार्बन की शुगर ही है, खास याद रखना, ये दोनों 3-3 कार्बन की शुगर है। 3 कार्बन की शुगर को ट्रायोज शुगर कहते हैं। ये हेक्सोज थी, ये अब बन गई ट्रायोज, 3 कार्बन की ट्रायोज शुगर। अब इनके अपने अपने नाम है, तो इनका क्या नाम है? तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसका नाम है ग्लिसराल्डिहाइड। ओरिजिनल ये जो मॉलिक्यूल है वो ग्लिसराल्डिहाइड है, पर उसके तीसरे फॉस्फोरस में जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि एक फॉस्फोरस चिपका है, इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे 3 फॉस्फेट, जिसका मतलब होगा 3 फॉस्फोरस नहीं है, जिसका मतलब वापस से याद रखना है कि इसके तीसरे कार्बन पे एक फॉस्फोरस लगा है, ये इस चीज का मीनिंग हुआ। अब सिंपली G से और ये 3 और ये P, इतने लेटर अगर आपस में मिक्स कर दे तो G3P बन जाएगा। और दूसरा जो मॉलिक्यूल बना है ये, वो क्या है? तो वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। यहाँ पर E की जगह I आएगा, यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। एसीटोन वर्ड कीटोन से आया, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा। ग्लिसराल्डिहाइड, आल्डिहाइड पीछे सुनाई दे रहा है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप आल्डिहाइड होगा। ये भी दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सके वैसी शुगर है, एक दूसरे के आइसोमर ही है ये भी, इसलिए यहाँ पर ये आपको एरो करके दिखा रहे, दोनों तरफ के एरो करके दिखा रहे कि ये चीज एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। ऐसा एरो दिखाने का पीछे रीजन यही है। पर अगर हम बात करें तो आपकी बुक में ऐसा नहीं लिखा, आपकी बुक में लिखा है PgAl, जिसका मतलब होगा फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। अगर इस फॉस्फोरस को मैं आगे लिख दूं तो फॉस्फो आगे चला जाएगा, ग्लिसराल्डिहाइड पीछे चला जाएगा, तो ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ही दूसरा नाम PgAl फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। आप G3P की जगह PgAl भी यूज कर सकते हैं। ऐसे केस में फॉस्फोरस आगे हम बोलेंगे फॉस्फो, 3 फॉस्फो बोलेंगे,
सिर्फ फोस्फो से बेटर, 3 फोस्फो मतलब तीसरे नंबर के कार्बन पर फोस्फोरस, 3 फोस्फोग्लिसराल्डिहाइड। और ठीक उसी तरीके से DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 1 फॉस्फेट, हमें ऐसा लिखना चाहिए यहाँ पर 1 फॉस्फेट। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो ये जो मोलेक्यूल है उसके पहले कार्बन पे फॉस्फोरस है और ये मोलेक्यूल का नाम ही DHAP है, पहले नंबर पे फॉस्फोरस है, इसलिए आइडियली हमें बोलना चाहिए डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ये ओरिजिनल केमिकल हो गया पर उस पे चिपका है एक फॉस्फोरस 1 फॉस्फेट, इसलिए वर्ड हो गया DHAP। तो अब हम शुरू करते हैं, 2 मिनट। चलो तो यहाँ रुके थे, स्क्रीन शेयरिंग सबको दिख रही है जानवी? यस। ओके, अब देखो मैंने ये कहा था कि यहाँ पर जो वर्ड लिखा है वो G3P है और ये G3P जो है वो ये केमिकल है। मैंने इस बार यहाँ क्या किया कि ग्लिसराल्डिहाइड को पहले लिखा, फॉस्फोरस को बाद में लिखा, तो फिर इसका नाम बन जाता है ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तीसरे नंबर के कार्बन पे फॉस्फोरस 1 फॉस्फोरस। पर अगर मैं फॉस्फोरस को पहले लिखूं, एक्टिव पैसिव जैसा है ये, हम एक्टिव पैसिव इंग्लिश में करते हैं वैसा है, तो अब पैसिव कर दे, फॉस्फोरस को आगे लिख दे जो एक्चुअल में मेन नहीं है, मेन तो ग्लिसराल्डिहाइड है, उसके साथ फॉस्फोरस लगा है, फॉस्फोरस को अगर आगे ले ले तो तीसरे नंबर पे फॉस्फोरस है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ 3 फॉस्फो और इस केमिकल का नाम है ग्लिसराल्डिहाइड। मैं अब यहाँ पर लिखूंगा ग्लिसराल्डिहाइड। अब हम क्या करेंगे कि इसके लेटर्स उठा लेते हैं, फॉस्फोरस G, एल्डिहाइड का A और ALB, तो बन जाएगा PGAL, जहां पर P है फॉस्फोरस, G है वो ग्लिसराल्डिहाइड का ग्लिसरा वर्ड दिखाता है, ग्लिसरे वर्ड ग्लिसरीन से, और ये एल्डिहाइड का AL, ऐसे 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड वर्ड बन जाता है। आप ये लिखे तब भी ठीक है और आप अगर G3P लिख रहे हैं ना तब भी सेम ही है। और ये केमिकल तो DHAP है ही, इसके बारे में तो बुक ने और या फिगर में दोनों में सेम लिखा है। तो अल्टीमेटली हम पहुंच गए यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी भी हम लोग फॉस्फोरस को ऐड करने की प्रोसेस में भी है। तो आपने देखा था कि 2 मोलेक्यूल इसके टूटने की वजह से बने, ये फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 2 टुकड़ों में टूट गया और अल्टीमेटली उससे 2 तरीके की शुगर बनी, PGAL या G3P या तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। अब ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 मोलेक्यूल G3P के बन गए, ऐसा सोचकर कि ये इसमें कन्वर्ट हो गया, एक तो था ही G3P, दूसरा DHAP एक और G3P में कन्वर्ट हो गया। या आप ऐसा लिख सकते हैं कि 2 DHAP बन गए, एक तो यहाँ है और ये वाला भी इसमें कन्वर्ट हो गया, दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। हम याद रखेंगे कि 2 ट्रायोस शुगर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर रोल आया हाइड्रोजन के रिमूवल का, इनके अंदर जो हाइड्रोजन थे वो यहाँ से निकले, इसके अंदर से भी हाइड्रोजन थे वो भी यहाँ से निकले, और जब जब हाइड्रोजन निकलते हैं तब उसे पकड़ने के लिए आता है NAD, NAD हाइड्रोजन को पकड़ने वाला है। तो अब देखो अब यहाँ होगा क्या, ये एक मोलेक्यूल अपने अंदर से हाइड्रोजन रिलीज करेगा जो NAD पकड़ लेगा और वो बन जाएगा NADH।
पर सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम होगा। ये दूसरा जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो भी अगेन एक दूसरे NAD को पकड़ेगा और ये दोनों आपस में फ्यूज होके बन जाएगा NADH। कुछ लोग NADH लिखते हैं, कुछ लोग NADH2 लिखते हैं यहाँ पर, और ऐसा ना लिखना हो तो एक और तरीका भी है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर NADH प्लस H प्लस NADH प्लस H प्लस। जैसे कि यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है कि 2 H प्लस आए थे बाहर, जिसमें से एक H प्लस यहाँ जुड़ गया और यहाँ एक H प्लस हमने प्लस करके दिखा दिया। सेम 2 H प्लस यहाँ से भी निकले थे, जिसमें से एक H यहाँ एक यहाँ, ऐसा भी लिखा जा सकता है क्योंकि आपकी बुक ने ऐसा लिखा है। पर ऐसा नहीं करना, और ज्यादा आपको लग रहा है कि ये और डिफिकल्ट कर रहे हैं, तो सिंपली आप ये लिखे तो चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं ऐसा, ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप सिंपली यहाँ NADH2 दोनों H प्लस का H2 करके यहाँ लगा दीजिए, चलेगा। अल्टीमेटली आपको ऐसे दो मोलेक्यूल बनेंगे, एक ये रहा एक ये रहा, और इसलिए सीधे यहाँ पर दो बना दिए गए क्योंकि हर एक मोलेक्यूल से एक एक निकलेगा। तो इस एक मोलेक्यूल ने एक बनाया, इस दूसरे मोलेक्यूल ने एक बनाया, तो टोटल बन गए दो। खास याद रखिए कि यहाँ पर टोटल हमारे पास दो मोलेक्यूल है। किसके? NADH के। खास याद रखना है पायरुविक एसिड में 2 NADH हमारे पास है, इसको भूलना नहीं है क्योंकि इसे हम यूज करने वाले हैं, एक सिस्टम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें इसको डालेंगे और यही हमें बाद में ATP बना के देंगे। ये क्या है? हिडन सोर्स है ATP का। हमारा ATP खा गया ये। यहाँ इस प्रोसेस के वक्त हमें ATP मिलने वाले थे और हम ATP को कमाने वाले थे, पर जैसे बिजनेसमैन का पैसा लेके क्लाइंट भाग जाता है, वैसे यहाँ से निकलने वाली एनर्जी को लेकर NADH भाग गया। अब जो एनर्जी है वो इसके पास है, पर वो खुद अपनी एनर्जी लेके चला गया है जिससे हम ATP बनाने वाले थे, पर वो उस एनर्जी को लेके खुद चला गया और उसने NADH बना लिया अपने साथ हाइड्रोजन जोड़ के। इसलिए फिर हम इसे बाद में ETS में डालकर उससे ATP वापस निकलवाएंगे कि निकाल मेरा पैसा, निकाल मेरी एनर्जी, ऐसे करके हम इसे ETS में वापस तोड़ेंगे और उससे ATP ले लेंगे। अभी हमें ATP नहीं मिला क्योंकि ये लेके चला गया है, इसको हम बाद में देखेंगे ETS के वक्त। हम ये जो एनर्जी लेके गया है उसे जरूर निकाल लेंगे वापस, पर अभी नहीं, उसके लिए हम वक्त का इंतजार करेंगे, वो पकड़ में आए तब। तो ये प्रोसेस में NADH का रोल ये है, और अल्टीमेटली ये सब कुछ होगा। हाइड्रोजन अगर उससे बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल किसी और चीज में कन्वर्ट होगा। एक और चीज बुक में स्किप की गई है, आप जरा यहाँ देखिए कि ये मॉलिक्यूल के पास एक ही फॉस्फोरस है, इसके पास भी एक ही फॉस्फोरस है, यहाँ दो दो कहाँ से आ गए? कहीं यहाँ पर ATP को यूज किया हुआ भी नहीं दिखाया, तो ये प्रोसेस बुक में गायब है। तो मैं आपको बताता हूँ, हमने खाने में जो फॉस्फोरस खाया था उसे हम इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस आयन कहेंगे। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस इसके साथ चिपक गया, इसके लिए ये ऐसा बन गया, और एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस आई इनऑर्गेनिक शो कर रहा है, वो यहाँ चिपक गया, इसलिए ये कन्वर्ट हो गया इसमें। तो खास याद करना है कि हमने 2 PI यूज किए हैं, 2 PI, जिसमें से एक यहाँ और एक यहाँ अटैच हुआ। तो ऑलरेडी दो थे फॉस्फोरस, टोटल दो। हर एक केमिकल में तो एक एक ही है, पर अब हर एक केमिकल में दो दो हो गए और टोटल हो गए 4। टोटल हमारे पास 4 हो गए हैं। पहले आप देखिए टोटल 2 थे, टोटल अब अपने पास 4 है क्योंकि ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस हमने इसके अंदर ऐड किए। अभी भी फॉस्फोरस को ऐड करने की प्रोसेस ही चल रही है, फॉस्फोराइलेशन, एडिंग ऑफ फॉस्फोरस। हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी भी हमारा बिजनेस हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा, हम ATP इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये 2 फॉस्फोरस और इन्वेस्ट किए, पर ये ATP से नहीं आए। खास याद रखना है, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस है, आपके फूड से आए हैं, ये ATP से नहीं आए। और आप अगर सिंगल सिंगल मोलेक्यूल के वाइज देखें तो एक मोलेक्यूल में एक फॉस्फोरस था और इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जाने की वजह से टोटल 2 फॉस्फोरस हो गए।
और इस केमिकल का नाम बदल के अब क्या हो गया, देखिए फॉस्फोरस है पहले कार्बन पे और दूसरा फॉस्फोरस तीसरे कार्बन पे, इसलिए 1 3। टोटल फॉस्फोरस नंबर है 1 and 2, इसलिए बाई फॉस्फोरस, तो मतलब फॉस्फो, और ग्लिसरिक एसिड से आया ग्लिसरेट। आप यहाँ पर वर्ड बिस फॉस्फोग्लिसरेट भी लिख सकते हैं, ग्लिसरिक एसिड भी लिख सकते हैं, दोनों चलता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले कार्बन के अंदर एक फॉस्फोरस है, एक फॉस्फोरस तीसरे कार्बन के अंदर है, तो टोटल हो गए 2 फॉस्फोरस किसके अंदर लगे हुए हैं, तो कि ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड के अंदर। यहाँ तक की पूरी प्रोसेस फोस्फोराइलेशन थी, ये एंड हो गया, ये एंड है, फोस्फोराइलेशन का एंड है। बिजनेस का बस यहीं तक का वक्त था जब तक आपको एक इन्वेस्टमेंट करना था, और हमारे यहाँ ग्लाइकोलिसिस में बस यहाँ तक का वक्त था जब हमें एटीपी या अपनी एनर्जी को खर्च करना था। अब हम खर्च की हुई एनर्जी को तो वापस लेंगे ही लेंगे और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी लेंगे। अब वो प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो अब हम लोग फॉर्म करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए एक NAD भी फॉर्म हुआ है, NADH, ये भी हमें मिला है। यहाँ पर कोई इंक एनोटेशन अपने आप कर रहा है, किसी का शुरू है, आप लोग अपनी स्क्रीन पे इंक एनोटेशन मत चालू करिए। तो जैसे हम पूरा समझ चुके हैं प्रोसेस को, अब तक यहाँ पर हम थियरी के हिसाब से जरा देखें तो क्या हुआ कि रेडॉक्स रिएक्शन प्रोसेस में 2 हाइड्रोजन एटम PgAl से निकले यहाँ से और 2 यहाँ से, और अल्टीमेटली हमें क्या मिला, ये BPGA मतलब बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। किस में से मिला, तो कि PgAl जो ये रहा और दूसरा DHAP जो ये रहा। इसे शॉर्ट फॉर्म में हमने कहा है BPGA बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। और हमने कहा कि इन PgAl और DHAP से निकले हाइड्रोजन यहाँ DHAP के फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं, बुक के हिसाब से हम देख रहे हैं। और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टर कौन, तो NAD। अब हम रिवर्स प्रोसीजर कर रहे हैं, डीफॉस्फोराइलेशन। डी मतलब रिमूवल, किसका, तो कि फॉस्फोरस का। जो फॉस्फोरस अब तक ऐड किए उसे निकालेंगे और उससे एनर्जी प्रोडक्शन का काम होगा। अब हमारा इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो गया, अब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे एटीपी को बाहर फॉस्फोरस निकाल के बनाकर। तो हम एटीपी का फॉर्मेशन किससे करेंगे, सॉरी एटीपी का फॉर्मेशन किससे करेंगे, फॉस्फोर के रिमूवल से। तो देखिए जरा यहाँ पर हमारे पास 2 मोलेक्यूल है इस चीज के, जिसका नाम है शॉर्ट में BPGA। अब हम उससे एक फॉस्फोरस निकाल लेंगे, और कहाँ से निकालेंगे ये भी फिक्स है, उसके पहले कार्बन से एक फॉस्फोरस निकला। तो देखिए हमारे पास ये है ADP, क्योंकि इसके पास 2 फॉस्फोरस है इसलिए डाइफॉस्फेट से वर्ड ADP आया, पर एक फॉस्फोरस यहाँ इसके पास आएगा, ये इसे देगा और वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा ATP। इस तरीके से हम बनाएंगे एक ATP। तो प्रोसेस में क्या हुआ कि ऑलरेडी हमारे पास डाइफॉस्फेट था और यहाँ से एक फॉस्फोरस आया और वो इसके साथ ऐड हो गया, तो ये बन गया ATP। पर ये प्रोसेस सेम इसके साथ भी होगी, ये दूसरे मोलेक्यूल से भी एक फॉस्फोरस आएगा। तो आप ऐसा सिंपली कह सकते हैं कि एक फॉस्फोरस और इस दूसरे मोलेक्यूल का भी एक फॉस्फोरस ऐसे जाता है, एडीपी के साथ मिल जाता है और बनते हैं 2 एटीपी। एक मोलेक्यूल ने एक एटीपी बनाया पर अपने पास 2 मोलेक्यूल है, तो टोटल बने 2 एटीपी। अभी भी हमारे पास एक और फॉस्फोरस दोनों के अंदर है, यहाँ 2 एटीपी बन चुके हैं, खास याद रखना।
दोनों मोलेक्यूल को हमने काउंट कर लिया। बुक में ऐसा नहीं है, क्योंकि बुक ने एक ही मोलेक्यूल के लिए दिखाया और आगे 2x दिखाया कि जो कुछ भी बन रहा है उसे डबल कर दीजिए। हम यहाँ 2x नहीं दिखा रहे, हम दोनों मोलेक्यूल को साथ साथ में दिखा रहे, इसलिए ऐसा है। बुक भी सही है, यहाँ हमारा भी सही है। अब जैसे पहले नंबर से तो हटा चुके एक एक फॉस्फोरस, उससे तो 2 एटीपी बना चुके, इससे एक एटीपी बना लिया, फॉस्फोरस को हटा के इससे दूसरा एटीपी बना लिया, टोटल हमने बना लिए 2 एटीपी जो यहाँ हमें दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा फॉस्फोरस बचा है वो तीसरे नंबर पे है, पर प्रॉब्लम ये है कि आगे का जो एंजाइम है वो ये कह रहा है कि मैं फॉस्फोरस को दूसरे नंबर से नहीं हटाऊं, तीसरे नंबर से हटाऊंगा नहीं। उसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको तीसरे नंबर से फॉस्फोरस को शिफ्ट करके दूसरे नंबर पे लाना होगा। तो यहाँ कुछ हुआ नहीं है, अब तीसरे नंबर का फॉस्फोरस खिसक के दूसरे नंबर पे चला जाएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। सिंपली 3-फॉस्फोग्लिसरेट था, 3-फॉस्फो इसलिए क्योंकि तीसरे नंबर पे एक फॉस्फोरस था, और ग्लिसरेट इसलिए क्योंकि ग्लिसरिक एसिड है ये मोलेक्यूल, या ग्लिसरेट भी कह सकते हैं। पर उसके तीसरे नंबर का फॉस्फोरस अगर दूसरे नंबर पे खिसक जाए तो इसका नाम ज्यादा नहीं बदलेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट का 2 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे नंबर पे फॉस्फोरस है। ऐसा हो जाने के बाद फिर यहाँ याद रखना है कि ये चीज गलत है, इसकी जगह आपको याद रखना है कि फॉस्फोरस अभी भी दूसरे नंबर पे ही है, पर उससे हम लोग क्या निकाल देंगे, वाटर मोलेक्यूल निकालेंगे इन दोनों से। एक H2O यहाँ से हम रिमूव कर रहे हैं, ऐड नहीं रिमूव, यहाँ से भी हम रिमूव कर रहे हैं, टोटल 2 H2O रिमूव हुए, क्योंकि 2 मोलेक्यूल थे अपने पास इसलिए 2 H2O लिखा है। अगर दोनों से H2O अलग हो जाएंगे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इतनी चीजें बाहर आ गई, तो अब ये ऐसा केमिकल थोड़ी रहेगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब इसका नाम बदल के हो जाएगा फोस्फोइनोल पाइरूवेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PEP, फोस्फोइनोल पाइरूविक एसिड भी यूज कर सकते हैं वर्ड, या पाइरूवेट भी कर सकते हैं। पर अब लास्ट प्रोसीजर हम करेंगे और ये लास्ट फॉस्फोरस निकाल देंगे। ये एक फॉस्फोरस यहाँ से निकल गया और चिपक जाएगा ADP के साथ, और ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP, एक फॉस्फोरस एक और ऐड हुआ इसलिए बन गया ATP। तो ADP एक फॉस्फोरस को लेकर ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा दोनों मोलेक्यूल करेंगे, ये भी ऐसा ही करेगा, ये भी ऐसा करेगा, 2 ATP बने, और अल्टीमेटली सारे फॉस्फोरस निकल गए इसलिए सिर्फ बच गए कार्बन कार्बन, और हमारे हाथ में लास्ट में बचा 3 कार्बन के 2 मोलेक्यूल, एक और ये 2, इसलिए पाइरूविक एसिड हमें टोटल 2 मिल रहे हैं, और इसके अंदर 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, 6 कार्बन का ग्लूकोज बीच में से कट हो गया, बस हमने पूरा नहीं तोड़ा ग्लूकोज को, पूरा तोड़ते तो सारी एनर्जी निकलती, पर पूरा तोड़ने के लिए आगे की प्रोसेस है उसमें पूरा तोड़ेंगे। अगर ये ग्लूकोज ऐसा था 6 कार्बन का, तो 6 कार्बन का ग्लूकोज टूट के बस ये कन्वर्ट हो गया इसमें, ये पार्शियल ब्रेकडाउन है क्योंकि हमने इसे कंप्लीटली तोड़ा ही नहीं। अगर हम इसके 6 के 6 कार्बन अलग कर देते CO2 बनाकर, 6 CO2 बना देते तो शायद ऐसा कहते कि हमने उसे पूरा तोड़ा, पर हम पूरा एक साथ तोड़ते तो बहुत सारी एनर्जी एक साथ निकलती, उसे एक साथ प्रोसेस करना मुश्किल होता, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ टोटल ATP कितने निकले, 2 ATP, ये 2, ये टोटल हमें मिले 4 ATP। 4 ATP हम बना चुके हैं अब तक, और प्रोसेस पूरी हो गई। जरा प्रोसेस की समरी को देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस का कंक्लूजन ये है कि इसमें ये चीजें अंदर गई थी और ये बाहर आई, एक ग्लूकोज अंदर गया और साथ साथ में 2 NAD अंदर गए थे, NAD 2 NADH बन के बाहर निकले, ग्लूकोज पाइरूविक एसिड के 2 मोलेक्यूल बन के बाहर निकला। आपको याद होगा कि हमने 2 ATP का इन्वेस्टमेंट किया था और हमें 4 ATP मिले, तो नेट प्रॉफिट कितने का हुआ,
2 तो हमारे खुद के लगाए हुए थे, हमें मिले 4। हमारा इन्वेस्टमेंट हमारे प्रॉफिट से माइनस कर दो, तो नेट प्रॉफिट 2 एटीपी का हुआ। ये तो खुद के लगाए हुए एटीपी है, तो उसे हम माइनस करेंगे, -2 एटीपी, क्योंकि ये हमने खुद इन्वेस्ट किए थे। तो 2 एटीपी का, जिसको कहते हैं नेट प्रॉफिट, चोखा नफा जिसको कहते हैं, वो हुआ हमें नेट प्रॉफिट। तो बस 2 ही एटीपी बने, बाकी के एटीपी ये खा गया है अभी हमारा, इसे ले जाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तोड़ना पड़ेगा, तभी अपना एटीपी देगा अंदर से, इसलिए हमें ज्यादा एटीपी नहीं मिले। तो ये हमारा कंक्लूजन था। एक और है पायरुविक एसिड का आगे का प्रोसेस क्या होगा उसके लिए, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा वो ये था, ये हमारा कंक्लूजन है ग्लाइकोलिसिस का। ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस की यहाँ तक हुई और ऐसे हुई। अभी भी हमारा ये खास ध्यान रखना है कि ग्लूकोज अगर पूरा ब्रेक होता तो इसमें से 6 CO2 बन जाते, पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, हुआ ऐसा है, इसीलिए 2 पायरुविक एसिड बने। अगर आप चाहते हैं इसे और भी तोड़ना तो उसके लिए आगे की प्रोसेस में भेजना होगा, जो हम अगली बार देखेंगे। इस पायरुविक एसिड का भविष्य क्या है, इसके साथ आगे क्या होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लेफ्ट हो सकते हो आप लोग, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।